यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब सुष्मिता ने आरव की ओर देखा तो आसपास के सभी लोग पहले तो चौंक गए और फिर उनकी नजरें आरव की ओर मुड़ गईं। आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को देखते ही वे तुरंत समझ गए। साथ ही उन्होंने आरव के सौभाग्य पर मन ही मन आह भरी, क्योंकि यह एक विशेषज्ञ के साथ अच्छे संबंध बनाने का एक अवसर था। इसके अलावा यह विशेषज्ञ एक खूबसूरत महिला भी थी। बैंगनी मिंक को उनकी नजरें पसंद नहीं आईं और उसने अपने छोटे पंजों से आरव के चेहरे को खरोंच दिया, जैसे कि वह आरव से उन सभी को भगाने के लिए कह रहा हो। इस दृश्य को देखकर केवल सुष्मिता की आंखों में ही प्रेम नहीं जागा, बल्कि आरव के बगल में खड़ी नयनतारा भी वैसी ही थी। यह बैंगनी मिंक वास्तव में बहुत प्यारा था। आरव थोड़ा अवाक था। वह वास्तव में छोटे साथी से अपने आत्मिक केंद्र में रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन छोटे साथी को वहां रहकर बोरियत महसूस होने लगी थी और ऊपर आने के बाद वह बिल्कुल भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। इस बात के साथ कि उसे उस रहस्यमय खूनी पेशेवर से सावधान रहने की जरूरत थी, आरव छोटे साथी को अपनी मर्जी से करने दे सकता था। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह छोटा साथी महिलाओं को इतना पसंद आएगा। अब यह परेशानी भरी स्थिति थी। कुछ ही देर में सुष्मिता आरव के सामने आ गई। उसने बैंगनी मिंक को ध्यान से देखा और फिर अपनी नजर आरव की ओर डाली और उसने कहा, क्या तुम अपने इस पालतू जानवर को मुझे दे दोगे? बेशक, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक कैसी रहेगी? हालांकि उसका रवैया गर्मजोशी भरा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अटल स्वर था। जब उन्होंने सुष्मिता को सुना तो आरव की ओर आसपास के बाकी सभी की निगाहें ईर्ष्या से भर गईं। एक पालतू जानवर के बदले एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक दी जा रही थी। उन्हें लगा कि उसने सचमुच खजाना खोज लिया है। आखिरकार इस तरह का एक बेकार पालतू जानवर महाचिन साम्राज्य में केवल कुछ 100 सोने के सिक्कों का था, तो क्या कुछ 100 सोने के सिक्कों के लिए एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक प्राप्त करना खजाना खोजने जैसा नहीं था? आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन नयनतारा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसके बाद उसने सुष्मिता को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और कहा, छोटी सुंदरी, तुमने कहा कि तुम इस छोटे साथी के बदले उसे एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक देना चाहती हो। दूसरे लोग इस छोटे साथी के आतंक से अवगत नहीं हो सकते थे, लेकिन वह थी। अगर वह गलत नहीं थी, तो यह छोटा साथी एक बिस्ट सम्राट के बराबर था। एक बिस्ट सम्राट के लिए एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक। क्या इस महिला के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जब उन्होंने नयनतारा को बोलते हुए सुना तो आसपास के सभी अन्य लोगों ने आखिरकार नयनतारा को देखा, और जब उन्होंने नयनतारा की शक्ल और आकृति को देखा तो उनकी सभी आंखें तुरंत इच्छा से जल उठीं। चाहे वह शक्ल हो या आकृति, यह महिला सुष्मिता से कहीं बेहतर थी। सुष्मिता ने थोड़ी देर के लिए नयनतारा को देखा और फिर उसकी आंखों की गहराई में डर की एक झलक दिखाई दी, और फिर वह नयनतारा से मुस्कुराई और बोली, बड़ी बहन, क्या तुम्हें भी यह छोटा साथी पसंद आ गया है? नहीं, नयनतारा मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस मजाक में पूछ रही थी। तुम दोनों जारी रख सकते हो। जैसे ही वह बोल चुकी, वह पीछे हट गई और आरव के बगल में खड़ी हो गई। सुष्मिता ने नयनतारा को गहराई से देखा और फिर उसने आरव को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? एक पालतू जानवर के लिए एक उच्च श्रेणी की पीली स्तर की तकनीक एक अच्छा सौदा है। आरव ने बैंगनी मिंक का सिर सहलाया और फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, एक पीली स्तर की तकनीक तो क्या, अगर तुम मुझे एक स्वर्गीय स्तर की तकनीक भी दे दो तो भी मैं यह सौदा नहीं करूंगा। अगर यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं होते तो आरव इस महिला को मौके पर ही मार देता।
तलवार संप्रदाय के सदस्यों के प्रति उसका बिल्कुल भी अनुकूल भाव नहीं था और जब भी उसे मौका मिलता वह हर एक को मार देता जिसे वह देखता था। सुष्मिता का चेहरा कठोर हो गया। जब वह कुछ कहने ही वाली थी तभी एक आदमी की आवाज बगल से सुनाई दी। तुम्हारे पालतू जानवर का सुष्मिता को पसंद आना तुम्हारा सौभाग्य है, फिर भी तुम मना करने का इरादा रखते हो। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उस पालतू जानवर को छोड़ दो और अपना एक हाथ काट लो, नहीं तो अपना सिर यहीं छोड़ दो। सबने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने युगवीर को अन्य 2 आदित्य विद्यालय के शिष्यों के साथ आते हुए देखा। सुष्मिता ने युगवीर को देखकर मुस्कुराई और उसने कहा, तो यह वरिष्ठ भाई युगवीर हैं। उस दिन बिछड़ने के बाद से सुष्मिता को आपकी बहुत याद आई। युगवीर हंसा और उसकी नजर सुष्मिता के सीने से गुजर गई और फिर उसने कहा, युगवीर को भी तुम्हारी बहुत याद आई। वे चक्कर चला रहे हैं। यही बात उस समय आसपास के सभी लोगों ने सोची। सुष्मिता, तुम्हें यह बैंगनी मिंक पसंद आ गया है? युगवीर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, इसे तुम्हारे लिए ले लेंगे। जैसे ही वह बोल चुका युगवीर मुड़ा और आरव को देखा और जब उसने आरव को अभी भी वहीं खड़ा देखा तो उसकी भौहें तुरंत तन गईं और उसने कहा, क्या तुमने नहीं सुना जो मैंने कहा? मैंने सुना, आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने सुष्मिता को देखा और कहा, अफवाहों के अनुसार पुष्प महल अपने शिष्यों को संबंध बनाने से रोकता है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच प्यार की आग जल रही है? क्या? महान सुंदरी सुष्मिता, क्या तुम्हें पुष्प महल के नियमों द्वारा दंडित होने की चिंता नहीं है? हाँ हाँ, नयनतारा अचानक जोर से हंस पड़ी और बोली, छोटे भाई, तुम सच में अज्ञानी और कम जानकारी वाले हो। भले ही पुष्प महल अपने शिष्यों को संबंध रखने से रोकता है, लेकिन वह उनकी वासना को नहीं रोकता। आखिर महिलाओं को भी अपनी वासना को संतुष्ट करना पड़ता है ना? सीधे शब्दों में कहें, पुष्प महल के शिष्यों को प्यार में पड़ने से मना किया जाता है, लेकिन वे पुरुषों के साथ बिस्तर में जा सकती हैं। समझे? आरव तुरंत समझ गया और फिर उसने सुष्मिता और युगवीर को देखा और कहा, दूसरे शब्दों में तुम दोनों एक व्यापारी और ग्राहक की तरह हो। जब उन्होंने यह सुना तो आसपास के सभी लोग हंसे बिना नहीं रह पाए और कुछ तो मुड़कर जोर से हंसने लगे। सुष्मिता का चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया, जबकि उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह हमला करने का इरादा रखती हुई प्रतीत हुई, लेकिन किसी चीज से डर गई। युगवीर दूसरी ओर किसी भी चीज से नहीं डरा था। उसका दाहिना हाथ खुला और वह अपने साथ एक शक्तिशाली हवा लेकर आया, क्योंकि उसने आरव के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह पहली बार था जब सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया गया था। आरव की आंखों में हत्या का भाव झलक गया। जैसे ही वह अपनी तलवार निकालने वाला था, एक गहरे रंग का कोड़ा हवा को चीरते हुए आरव के सामने आया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और फिर वह उस हथेली की ओर मुड़ा जो उसकी ओर आ रही थी। युगवीर का चेहरा बदल गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली वापस ले ली और फिर उसका दाहिना पैर उसे विस्फोटक रूप से वापस धकेलने के लिए तेजी से जमीन पर मारा गया। 30 मीटर पीछे हटने के बाद युगवीर ने नयनतारा को देखा और धीमी आवाज में कहा, राजसिंहासन स्तर, तुम कौन हो? जब उन्होंने यह सुना तो आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। उन सभी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक आकर्षक शरीर वाली यह महिला वास्तव में राजसिंहासन स्तर की विशेषज्ञ होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले दुष्ट विचार जगाए थे,
वे तो डर के मारे ठंडे पसीने में भीग गए थे। सौभाग्य से युगवीर ने हमला किया था और इस महिला ने पलटवार किया था, नहीं तो वे सच में मौत को गले लगा लेते। सुष्मिता की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। भले ही वह एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ से लड़ी थी, लेकिन वह केवल एक से लड़ी थी और वह पहले दिव्य स्तर पर रहते हुए राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को हराने के स्तर पर नहीं थी। नयनतारा ने अपने हाथ में कोड़ा घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अभी अभी मेरे पति को अपना हाथ काटने के लिए कहा था? भले ही वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन इससे दूसरों को डर से कंपकंपी महसूस हुई। आसपास के अन्य लोग चौंक गए। पति? राजसिंहासन स्तर की यह सुंदरी वास्तव में मृत्युलोक स्तर के इस साथी की जीवन साथी है। क्या यह प्यारे फूल को गोबर के ढेर में चिपकाने की किंवदंती है? युगवीर की पलकें झपक गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने राजसिंहासन स्तर के इस सिद्ध व्यक्ति और मृत्युलोक स्तर के सिद्ध व्यक्ति की जोड़ी वास्तव में जीवन साथी होगी। उसके मुंह के कोने तुरंत मुड़ गए क्योंकि उसने एक मुस्कान जबरदस्ती निकाली और कहा, यह एक मजाक था। एक मजाक? नयनतारा मुस्कुराई और बोली, तो मैं भी एक मजाक करूंगी। तुम भी अपना हाथ काट लो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक। इसी क्षण दूर से जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। सबने हंसी के स्रोत की ओर देखा। उन्होंने एक आदमी को तेजी से आते हुए देखा और वह कुछ ही सांसों में यहां पहुंच गया। एक राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ। आसपास के सभी लोगों के चेहरों पर डर की एक झलक उत्पन्न हो गई। युगवीर ने इस आदमी को देखकर एक खुशी का भाव प्रकट किया और उसने आदमी को हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई आरुष। आरुष नाम के आदमी ने सिर हिलाया और फिर उसने नयनतारा को देखा और कहा, तुम मेरे आदित्य विद्यालय के एक शिष्य को अपना हाथ काटने के लिए कहना चाहती हो? क्या ऊंची भावनाएं हैं। नयनतारा मुस्कुराई और बोलने ही वाली थी जब आरव ने बगल से उसका हाथ खींचा और उसकी ओर सिर हिलाया। उसका आदित्य विद्यालय के सदस्यों के साथ दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसका लक्ष्य केवल पुष्प महल की वे महिला शिष्य थीं। इसके अलावा वह उस महिला को यहां मारने में असमर्थ था। जब ऐसा था तो इस मामले को छोड़ देना और एक अवसर का इंतजार करना बेहतर था। नयनतारा ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह आरव के बगल में खड़ी होने के लिए पीछे हट गई। वह शांत और आज्ञाकारी लग रही थी और इससे आसपास के अन्य लोगों को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई। आरुष नाम के आदमी ने आरव और नयनतारा को गहराई से देखा और फिर वह आदित्य विद्यालय के अन्य लोगों को बगल में गया। वह भी इस पुरुष और महिला की जोड़ी से थोड़ा डरता था, क्योंकि पुरुष और महिला स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे आदित्य विद्यालय से थे। फिर भी यह जोड़ी इस तरह बोलने की हिम्मत करती थी, तो वे या तो मूर्ख थे या उनके पास ऐसे ट्रम्प कार्ड थे जो उन्हें अहंकारी होने देते थे। यह बहुत स्पष्ट था कि उसके सामने वाली महिला मूर्ख नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बाद वाली थी। भले ही वह डरा नहीं था, लेकिन वह बिना किसी कारण के मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। आखिरकार सम्राट झौ की समाधि उनका असली लक्ष्य था। सुष्मिता ने आरव को देखा जबकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झलक गई, लेकिन यह ठंडी चमक बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी। यह पहली बार था जब उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। बेशक वह अब उन पर हमला नहीं करेगी। हालांकि एक बार जब उसकी वरिष्ठ बहन आ जाएगी तो वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा निकालेगी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। छोटे भाई, क्या तुम उस औरत को मारना चाहते थे? नयनतारा ने आरव से एक गंभीर लहजे में पूछा। आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने उस समय अपनी हत्या करने की इच्छा को बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था
और उसने कभी नहीं सोचा था कि इस महिला को यह पता चल जाएगा। इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं और सिर हिलाया। नयनतारा ने धीमी आवाज में कहा, छोटे भाई, बड़ी बहन नहीं जानती कि तुम्हारी और पुष्प महल के साथ क्या दुश्मनी है। लेकिन बड़ी बहन तुम्हें बताना चाहती है कि अगर तुम उसे मारना भी चाहते हो तो तुम इसे खुलेआम नहीं कर सकते, और यही बात आदित्य विद्यालय पर भी लागू होती है। क्योंकि एक बार अगर तुम उन्हें मार देते हो या उनके संप्रदायों को इसके बारे में पता चल जाता है तो तुम्हें निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या होगा अगर उन्होंने पहले हमला किया हो? आरव ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यह अभी भी वैसा ही है, नयनतारा ने कहा, जब तक कि तुम्हारा समर्थन पुष्प महल और आदित्य विद्यालय से कम न हो। आरव मुस्कुराया और आगे नहीं बोला। वास्तव में जब आदित्य विद्यालय के उस शिष्य ने पहले हमला किया तो वह पहले से ही युगवीर और सुष्मिता को खत्म करने के लिए तैयार था। दुर्भाग्य से उसे नयनतारा ने रोक दिया। जाहिर है नयनतारा ने उसकी मंशा को समझ लिया था। तो जब उसने हमला किया तो वह उसे नहीं बचा रही थी, और वह इसके बजाय उस जोड़ी को बचा रही थी जो उसके सामने खड़ी थी। भले ही उसकी साधना केवल मृत्युलोक के 9वें स्तर पर थी, लेकिन अगर वह तूफान चाल तकनीक को अंजाम देता, स्विफ्ट शोज से बढ़ावा लेता और तलवार इंटेंट का उपयोग करता और एक आश्चर्यजनक हमला करता, तो उसे तलवार के एक ही वार से उनमें से एक को खत्म करने की अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा था। लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि नयनतारा उसे यहाँ ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सम्राट झो की समाधि में प्रवेश करने के बाद उसके पास और भी कई मौके थे। आरव ने अपना सिर हिलाया और इन सब के बारे में सोचना बंद कर दिया, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा जो समाधि खोलेगा। इससे पहले उसने दूसरों की बातचीत से पता लगाया था कि सम्राट झो की समाधि को खोलने के लिए कोई आएगा, और उसे अब बस इंतजार करना था। नयनतारा ने सुष्मिता की ओर देखा जो युगवीर के साथ अंतरंगता से बात कर रही थी, और फिर उसने आरव की ओर देखा और उसकी आंखें नीचे हो गईं, जबकि वह किसी चीज के बारे में गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। वरिष्ठ भाई विक्रमेश, क्या वह सच में आरव है? शाही महल के प्रवेश द्वार पर तलवार संप्रदाय के एक शिष्य ने अपने सामने खड़े वरिष्ठ भाई से पूछा। विक्रमेश नामक उस युवक ने सिर हिलाया और कहा, उस दिन उसने वरुण वर्मा को एक ही तलवार के वार से तुरंत खत्म कर दिया था, और उसके बाद वह तलवार संप्रदाय में फिर से दिखाई नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में यहाँ आएगा। क्या उसने सच में वरुण वर्मा को तुरंत खत्म कर दिया था, जो पहले से ही पहला दिव्य स्तर पर था? जिस युवक ने पहले सवाल पूछा था उसके लहजे में थोड़ा संदेह था। विक्रमेश ने एक जटिल नजर से आरव की ओर देखा और कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वरिष्ठ भाई नील के अनुसार जब वह उस दिन वरुण वर्मा से लड़ा था तो आरव ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा वरिष्ठ भाई नील ने यह भी कहा कि अगर आरव ने उस समय बाह्य प्रांगण रैंकिंग को चुनौती दी होती तो अपनी ताकत के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करना आरव के लिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। बेशक वह शायद अब पहला है। आरव स्वाभाविक रूप से उन सभी के लिए एक अपरिचित चेहरा नहीं था जो बाह्य प्रांगण शिष्य हुआ करते थे, क्योंकि आरव एक ऐसा अस्तित्व था जिसमें राक्षसी महिला से भी अधिक क्षमता थी। बाह्य प्रांगण रैंकिंग में पहला, युवक ने धीमी आवाज में कहा। दूसरे शब्दों में वह हमारे तलवार संप्रदाय के बाह्य प्रांगण में नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सकता है। बाह्य प्रांगण का तो छोड़ ही दो, शायद कई आंतरिक प्रांगण शिष्य भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, विक्रमेश ने एक भारी आवाज में कहा। इससे पहले उस युवक ने पूछा, वरिष्ठ भाई विक्रमेश, क्या हमें जाकर उसका अभिवादन करना चाहिए?
विक्रमेश ने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे हमें पहले ही देख लेना चाहिए था। चूंकि वह हमारा अभिवादन करने नहीं आया, तो मुझे लगता है कि वह हमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता या वह किसी कारण से नहीं कर सकता। तो हमें बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया और भी अधिक लोग यहाँ पहुँचे और शाही महल के प्रवेश द्वार के सामने चौक में लोगों का एक सागर बन गया था। यहाँ कम से कम 10,000 से अधिक लोग थे और आदित्य विद्यालय, पुष्प महल और तलवार संप्रदाय के अलावा महाचिन साम्राज्य की सम्राट अकादमी और साम्राज्य के विभिन्न कुलों के शिष्य भी थे। अचानक आरव की आंखें, जो मूल रूप से अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, खुल गईं और फिर उसने नयनतारा का हाथ खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि वह मुड़ा और एक विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ा। भले ही नयनतारा को यह समझ नहीं आया कि आरव अचानक ऐसा क्यों करेगा, उसने विरोध नहीं किया और आरव को उसका हाथ खींचने दिया और दाईं ओर एक कोने की ओर चलने दिया। ठीक उसी समय जब आरव और नयनतारा बस कुछ ही समय पहले गए थे, एक घुंघराले दाढ़ी वाला आदमी उस जगह से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया जहां आरव और नयनतारा पहले खड़े थे। घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी नजर से चारों ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक गई जब उसने आरव और नयनतारा को नहीं देखा। ठीक इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी के बगल में पहुंचा। घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह ठंडी आह भरता, और फिर उसकी आकृति चमकी, इससे पहले कि वह मौके पर ही गायब हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी नजर से चारों ओर देखा। इससे पहले उसने आरव और नयनतारा की आभा को महसूस किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से जैसे ही वह यहां पहुंचा, उनकी आभा गायब हो गई थी। कुछ ही समय बाद अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति चमकी और वह भी मौके पर ही गायब हो गया। एक दीवार के कोने पर छाया में नयनतारा और आरव एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे। दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं और ध्यान से सुन रहे थे, जबकि एक बैंगनी रोशनी की बाधा दोनों को ढके हुए थी। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक ने अपने छोटे पंजे को हिलाया और बैंगनी रोशनी गायब हो गई। बैंगनी मिंक ने अपने छोटे सिर से आरव की ओर सिर हिलाया और आरव ने राहत की सांस ली। नयनतारा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वे चले गए? आरव ने सिर हिलाया और कहा, इससे पहले उस छोटे साथी ने मुझे बताया कि किसी की परमिंद्रिय हमारी ओर स्कैन कर रही थी, तो मैं तुम्हें अपने साथ खींचकर ले आया और चला गया। सौभाग्य से उस छोटे साथी की बैंगनी रोशनी हमें उस परमिंद्रिय से अलग करने में सक्षम है, नहीं तो हम आज बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और उस छोटे साथी के सिर को सहलाया और उसने कहा, मुझे इस बार फिर से तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। बैंगनी मिंक ने अपनी आंखें झपकाईं और फिर उसने अपने छोटे पंजे से आरव के चेहरे को छुआ, जैसे कि वह कह रहा था कि उसे उसका धन्यवाद नहीं करना है। जब नयनतारा ने देखा कि बैंगनी मिंक इतना मानवीय था, तो उसकी आंखों में स्नेह की एक झलक चमक गई और उसने पूछा, छोटे भाई, बड़ी बहन को ईमानदारी से बताओ, क्या यह सच में एक बिस्ट राजा है या नहीं? आरव मुस्कुराया और फिर उसने बैंगनी मिंक की ओर देखा और कहा, छोटे साथी, उसे बताओ कि तुम एक बिस्ट राजा हो या नहीं। बैंगनी मिंक ने नयनतारा की ओर देखा और फिर उसने अपना छोटा सिर हिलाया। नयनतारा प्रसन्न हो गई और वह बैंगनी मिंक को गले लगाने के इरादे से अपने हाथों को फैलाने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि बैंगनी मिंक को उसके गले लगना मंजूर नहीं था और वह बस एक बार चमका, इससे पहले कि वह आरव के कंधे पर दिखाई दिया। छोटे भाई, उससे कहो कि वह मुझे गले लगाने दे
और फिर मैं तुम्हें मुझे गले लगाने दूंगी। ठीक है। दोनों एक बार फिर शाही महल के सामने उसी जगह पर लौट आए, लेकिन वे इस बार बहुत अधिक सावधान थे और भीड़ के ठीक पीछे छिप गए। इसके अलावा उन्होंने एक अलग तरह के कपड़े पहन लिए थे, तो दूसरों की परमिंद्रिय को उनसे अलग करने के लिए बैंगनी मिंक की उपस्थिति के साथ वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी दूर से चमका। जब उन्होंने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो आसपास का मूल रूप से शोरगुल वाला माहौल तुरंत शांत हो गया, क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी की पीठ पर गूढ़ ऊर्जा से बने पंखों की एक जोड़ी थी और यह एक आत्मोन्नत स्तर विशेषज्ञ का संकेत था। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर धीरे धीरे उसके नीचे भीड़ के माध्यम से घूमती रही, इससे पहले कि वह अंत में आदित्य विद्यालय के सदस्यों पर रुक गई। जब उन्होंने अधेड़ उम्र के आदमी को उनकी ओर देखते देखा तो आदित्य विद्यालय के सदस्यों ने जल्दी से अधेड़ उम्र के आदमी को झुककर प्रणाम किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने एक जोरदार आवाज में कहा, सब लोग, मैं आदित्य विद्यालय का एक बुजुर्ग हूँ और मेरा नाम यशवंत है। मैं इस बार सम्राट झोउ की समाधि को खोलने का प्रभारी व्यक्ति भी हूँ। सम्राट झोउ की समाधि साल में एक बार खुलती है। कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है और इसके अंदर अनगिनत खजाने हैं, तो सभी लोग कुछ न कुछ प्राप्त कर पाएंगे। यह आप सभी के लिए एक भाग्यशाली मुलाकात है। हालांकि अगर किसी को शीर्ष श्रेणी के गूढ़ पत्थर या सम्राट झोउ की सील मिलती है तो कृपया इसे सौंप दें। बेशक हम संबंधित मुआवजा प्रदान करेंगे। यहाँ मौजूद हर कोई सिर हिलाया और सहमत हो गया। बेशक यह अज्ञात था कि उनका समझौता ईमानदार था या नहीं। शीर्ष श्रेणी के गूढ़ पत्थर। सम्राट झोउ की सील आरव मुड़ा और नयनतारा से पूछा, मैं गूढ़ पत्थरों के बारे में जानता हूँ, लेकिन शीर्ष श्रेणी के गूढ़ पत्थर और सम्राट झोउ की सील क्या है? नयनतारा आरव की अज्ञानता की आदी थी और उसने तुरंत समझाया, शीर्ष श्रेणी के गूढ़ पत्थर साधारण गूढ़ पत्थरों से अनगिनत गुना बेहतर हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक राजास्तर विशेषज्ञ के अंदर की गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई तो उसे फिर से भरने के लिए शायद 100 साधारण गूढ़ पत्थरों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पूरी तरह से अवशोषित होने में लगभग 2 से 4 घंटे लगेंगे। हालांकि अगर शीर्ष श्रेणी के गूढ़ पत्थरों का उपयोग किया जाता है तो बस एक ही पर्याप्त होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेंगे। वह एक खजाना है। जब आरव ने यह सुना तो वह थोड़ा लालची हो गया। यह गूढ़ पत्थरों के मजबूत संस्करण की तरह है। उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, चूंकि यहाँ शीर्ष श्रेणी के गूढ़ पत्थर हैं तो 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य के सदस्य वहां खुद क्यों नहीं जाते? मैं आत्मास्तर विशेषज्ञों जैसे असाधारण विशेषज्ञों को इसमें भेजने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि केवल राजास्तर या उससे नीचे के गूढ़ूर्जा धारक ही सम्राट झोउ की समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। जहां तक कारण की बात है, मैं मानती हूं कि यह उनके बीच बने एक समझौते के कारण है या शायद समाधि के कुछ रहस्य हैं। किसी भी मामले में मुझे वास्तव में कारण नहीं पता है, इसलिए मुझसे मत पूछो। बड़ी बहन सब कुछ नहीं जानती, नयनतारा ने थोड़े गुस्से के साथ कहा। आरव बस कुछ कहने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी समय आत्मास्तर के विशेषज्ञ यशवंत ने एक तंत्र वापस लिया और उसे शाही महल के प्रवेश द्वार पर फेंक दिया। जैसे ही वह हवा में उड़कर गया, तंत्र फट गया। विस्फोट की गड़गड़ाहट के साथ शाही महल की दीवारों पर तंत्र चिन्हों की चमक तुरंत मंद हो गई। उसी समय अनगिनत लोगों ने जयकार की, इससे पहले कि वे शाही महल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।